तो अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे हम लोग के हो चुके हैं। अब लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम। हम लोग ने एकदम बेसिक एकदम जब शुरुआत कर रहे थे जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर खाली हमको खाने के लिए नहीं दे रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपका रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी आ रहा है, एग्रीकल्चर में आपके कमर्शियल क्रॉप्स भी आ रहे हैं, जैसे रबर हो गया, टी कॉफी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कॉटन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बैकबोन होता है इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में। भाई इंडिया का इकोनॉमी क्या है? भाई इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम किस पे डिपेंड हो रही है? एग्रीकल्चर। अगर एक बार ऐसा हो जाए कि बारिश बिल्कुल भी ना हो, इंडिया में ड्राउट आ जाए, मान लो, अगर वैसे तो ना है, भगवान करे, अगर मान लो आ जाता है, तो क्या होगा? इंडिया की एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी? एकदम नीचे चली जाएगी। इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम नीचे चला जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे जाने की वजह से क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमी में महंगाई आ जाएगी। राइट, जब महंगाई आ जाएगी तो पूरी इकोनॉमी एकदम क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगा। भाई टमाटर के प्राइस हाई चले गए, प्याज के प्राइस, सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएगा। अब खाएंगे क्या? दाल 300 500 चला जाएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम है क्या? इसलिए एग्रीकल्चर क्या होते हैं? बैकबोन होती है इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम की। देखिए, अब हम लोग पढ़े, अगर यहाँ क्या लिखा है, एग्रीकल्चर कैन बी कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। पहली बात क्या है? इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन किसमें है? 2/3 पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में ही क्या कर रही है? अपना जीवन यापन कर रही है। एग्रीकल्चर में क्या कर रही है? अपना सारा सिस्टम, मतलब कि क्या है, अगर वो देखा जाए कि 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, वो अपना जीवन बसर एग्रीकल्चर के थ्रू ही कर रही है। फिर क्या बात दिख रहा होगा ना? फिर एग्रीकल्चर नॉट ओनली द हेल्प फीड द लार्ज पॉपुलेशन बट इट आल्सो सपोर्ट द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, इंडिया में जो मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, ठीक है, उसको भी कौन सपोर्ट कर रहा है? एग्रीकल्चर। अब भाई अगर आप कपड़े पहन रहे हो, राइट, कपड़े पहन रहे हो, कॉटन के कपड़े पहन रहे हो, राइट, जिसको बोलते हैं ना, उसमें क्या है? कॉटन का इस्तेमाल होता है। वूल, ठंडी आ रही है, वूल, तो क्या है? वूल, चलिए मान लीजिए ऊन बन रहा है उससे, शीप से बन रहा है, वो भी आपका रियरिंग, एनिमल रियरिंग एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ना? तो क्या है, एक तरीके से क्या बोले, अगर भाई कॉटन का प्रोडक्शन खराब हो गया तो कॉटन होगा ही नहीं, कॉटन नहीं होगा तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। ये एक एग्जांपल हो गया उसका। ठीक है, प्लस आपकी इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कॉफी हो गया, टी की हो गया, अगर टी की फार्मिंग खराब हो जाए, कॉफी की फार्मिंग खराब हो जाए, तो क्या होगा? इन इंडस्ट्रीज को कहाँ से मिलेगा रॉ मटेरियल? भाई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी कैसे? इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको एग्रीकल्चर को आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे फार्मर्स अच्छा काम कर रहे हैं, फार्मर्स अपना काम कर रहे हैं, हमारे देश को क्या मिल रहा है? ग्रोथ मिल रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, तो उससे उसके ऊपर डिपेंडेंट वाली जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो भी ऊपर जाएंगी। तो अगर वो ऊपर जाएंगी तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो लोगों को और जॉब मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर की क्या बोलेंगे? आपकी एकदम पूरी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है वो। जैसे आपकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना हो तो आप खड़े भी ना हो पाओ। तो उसी तरीके से अगर किसी इंडियन इकोनॉमी को खड़ा करना है तो आपको एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बोलते हैं ना मोदी जी कि किसानों की आय दोगुनी, मतलब किसानों की जो इनकम है उसको डबल ट्रिपल करने की जरूरत है। ठीक है, वो करने की बात हो रही है। नाउ मेंशन सम फैक्टर्स रिलेटिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर बात करें कि इंडिया में एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहली बात क्या, एग्रीकल्चर इज प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। देखोगे कि अगर किसी गांव में देखोगे तो हर घर में कोई ना कोई क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर में लगा ही होगा। तो क्या है? एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन है, लोगों के पास यही काम है। हमने पहले ही पढ़ा है कि 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की क्या कर रही है? अभी भी क्या कर रही है? एग्रीकल्चर कर रही है। ठीक है, फिर क्या है? एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विद रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है किसको? हमारी इंडस्ट्रीज को, है कि नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। फिर सेवरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर एक्सपोर्ट ट्रेड। कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हमारा एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा होगा ना, हम लोग ने पढ़ा था टी, हम लोग क्या टी कॉफी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं किसको? यूके को, और रशिया को, यूएसए को, है ना? वही चीज। एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एक
इंपॉर्टेंट सोर्स है। अभी जैसे कुछ कंट्रीज में मान लो, जैसे इंडिया में वीट का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, मान लो यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, वहां क्या है, वीट का प्रोडक्शन कम हो गया। अब उनको वीट चाहिए, वीट चाहिए, तो भाई कौन देगा? ऐसा ही कंट्री देगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा। तो वो हमारे लिए क्या करेगा, हम उसको देंगे और उसकी बदले हमको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक ऐसा सोर्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम भी हमारी बढ़ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, गिव एनी 3 इंपॉर्टेंट या 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम तो ये कहेंगे कि मतलब अगर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े, तो मैं हमारे जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन अभी आप देख लोगे, तो उसके बाद एग्रीकल्चर का एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से देखिए और इसको 3-4 बार देखिएगा। इसको 3-4 बार जब देखेंगे, अभी देख लीजिए, आज देख लीजिए, फिर 2-3 दिन बाद देख लीजिए, फिर प्री बोर्ड से पहले भी देखिएगा। उससे क्या होगा कि आप प्री बोर्ड में जब क्वेश्चन देखोगे, डिट्टो वही क्वेश्चन मिल जाएगा, आप बस लिख के आ जाओ। और हम लोग ने आपको क्या किया, पॉइंट्स भी बना के दे दिए, आप यही पॉइंट्स याद कर लो, यही पॉइंट्स लिखाना। ठीक है, चले, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहली चीज क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ वेरी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है, हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, इंडिया में कई टाइप की सॉइल्स होती, ठीक है, और हर टाइप ऑफ सॉइल में अलग टाइप की वेजिटेशन होगी, अलग टाइप ऑफ फार्मिंग होगी, है ना। तो उसी तरीके से ये बोला गया है कि भाई पहली बात है कि इंडिया में इतनी वैरायटी ऑफ सॉइल्स है, जो वैरायटी ऑफ सॉइल्स है, तो वैरायटी ऑफ सॉइल्स में क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होंगी। तो इंडिया में क्या है, कई वैरायटी ऑफ, अब वर्ल्ड में कोई भी क्रॉप पूछ लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो होंगी वो इंडिया में ग्रो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास हर क्वालिटी ऑफ क्रॉप है, सॉरी सॉइल है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गया क्या, कि भाई वैरायटी ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से हमारा क्लाइमेट भी बदलता रहता है, ठंडी गर्मी फिर सूखा सब पड़ेगा। ठीक है, तो बारिश, तो ये क्या है, ये एक तरीके से इतने क्लाइमेट चेंजेस होते हैं हमारे यहाँ, प्लस हमारे पास इतनी वैरायटी ऑफ सॉइल्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि भाई हमारा पास कई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होंगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक। फिर क्या, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन, इंडिया के पास 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन भी हैं, कौन कौन से, वैसे तो एक और है जैद, बट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जिसकी बात करें, खरीफ और रबी। रबी वो क्रॉप होगी, रबी वो सीजन होगा जो विंटर्स में क्रॉप उगाएंगे, खरीफ वो होगा जो आप समर्स में करेंगे, राइट। चलो, बोथ द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग आर प्रेवलेंट इन इंडिया। इंटेंसिव क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत डेंसली आप बहुत ज्यादा इरिगेशन करो, लगातार एग्रीकल्चर पे करे जा रहे हो, आज करा, इस बार सोइंग हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद फिर उस पे कर दिया एग्रीकल्चर, फिर आपने फार्मिंग कर दी, तो इंटेंसिव हो जाएगा, इसमें बहुत बड़े बड़े एरियाज में कर रहे हो आप। तो दोनों पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, मेंशन सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर जो फेस कर रहा है। ठीक है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है, आपको पता है कि इंडिया का जो मानसून है वो अनसर्टेन है। हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई हमारे मानसून भाई साहब अपने मन मौजी हैं, जब उनका मन करेगा तब बरसेंगे, नहीं बरसना होगा तो नहीं बरसेंगे। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, इंडियन रेनफॉल क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर हम खाली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा, अगर खाली मानसून पर डिपेंडेंट हो गए तो हमारी फसल खराब हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अन इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग। अन इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है, इसको अगर हम देखो, बहुत एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, एकदम समझिए छोटे टर्म में, अन इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग मतलब आपके पास जो जमीन है वो उसका इतना बड़ा साइज नहीं है कि आप उससे क्या कर सको, फार्मिंग करके पैसा कमा सको। इतना छोटा सा बच्चा है सबके पास, थोड़ा थोड़ा सा लैंड, क्यों, क्योंकि उसको क्या कर दिया हमने, बहुत ज्यादा तोड़ दिया है, आगे चल के जनरेशन को और छोटा मिल गया, और डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया, तो सबके पास छोटी छोटी जमीन बच गई। अब छोटी सी जमीन बची तो उस जमीन में आप कितनी फार्मिंग कर लोगे, तो ये एक इशू है। ठीक है, क्या कि अन इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग, सबके पास जो लैंड होल्डिंग है, सबके पास जो पहले सबके पास क्या होता था, बड़े बड़े एरियाज होते थे, फिर उनके बच्चे आए, उन्होंने ब्रेक कर लिया, फिर और टुकड़े, और उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो क्या हो गया, आखिरी में लोगों के पास देखोगे इतने इतने बची जमीन। जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था मास प्रोडक्शन, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन होगा, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे आप क्या करोगे, कम पैसा कमाओगे, तो अन इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग हो गई। तीसरी चीज क्या है, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इंडिया में क्या है, इलिटरेसी है, हमारे फार्मर्स ज्यादातर क्या है, लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और इग्नोरेंस, उनको यही नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या करती, कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो इलिटरेसी भी बहुत है और इग्नोरेंस भी बहुत है। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, मान लो उनको पता है, उनको यही नहीं पता कई लोगों को कि प्रधानमंत्री किसान एक योजना है
जिसमें क्या होता है, पीएम किसान जिसको बोलते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट हर किसान को 6,000 रुपए देती है पूरे साल भर में। ठीक है, चलिए। या और भी स्टेट्स में क्या होता है, और भी स्टेट्स में कई सारी योजनाएं हैं, जैसे राजस्थान में ज्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में और उसमें ऐड कर दिया जाता है, एमपी में और ऐड कर दिया जाता है। तो किसी कहीं पे 15,000, कहीं पे 11,000, तो हर स्टेट में अलग अलग योजनाएं चल रही। तो अगर आप लिटरेट नहीं है, कि आपको पता नहीं है, आप पूरे आपने जाना नहीं कि क्या चल रहा है, तो क्या होगा, सरकार की योजना आएगी, पैसा आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको होगी कि सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक इशू है इंडिया में, क्या, इलिटरेसी का। फिर क्या आता है, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। भाई इरिगेशन फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है, हमको पता है जब मानसून हमारा खराब है तो हमको इरिगेशन फैसिलिटीज तो अच्छी करनी पड़ेगी। आपको पता है साउथ इंडिया में प्लेट्यू रीजन में आप कैनाल नहीं बना सकते, वहां पे टैंक इरिगेशन करना पड़ेगा। टैंक भी एक पर्टिकुलर एरिया में बनेगा, जो उससे थोड़ा दूर होगा उसको पानी कहाँ मिलेगा, तो इरिगेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरी क्या है, सॉइल इरोजन। हम लोग ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, सॉइल इरोजन भी बहुत हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन भी बहुत हो रहा है। फिर क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स, इंडिया में पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स है। ठीक है, फिर लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, हमने साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल, हमने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम किया, बहुत लेट किया। चाइना ने बहुत पहले कर लिया, आज वो बहुत आगे है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 प्रॉब्लम एसोसिएटेड, हमने आपको 8 प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, अब इन 8 प्रॉब्लम में से आप कोई 4 या 5 याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, आप लिखा ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। हाउ डू मानसून इफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, ये हम लोग ने चैप्टर क्लाइमेट में पढ़ लिया था कि भाई मानसून पूरी तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द मानसून रेन्स, इट कैन समटाइम्स ब्रिंग वेरी हैवी रेनफॉल, कॉज फ्लड एंड समटाइम्स ड्राई स्पेल, कैन लीड टू ड्राउट कंडीशन। अब देखो क्या हो, मानसून आया, खूब बारिश करके आया, तो क्या पता चला कि बाढ़ आ गई, पूरा पूरा फसल खराब। नहीं आया, कम आया, तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, फिर फसल खराब। तो एक तरीके से मानसून क्या कर रहा है, आपके पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर राज कर रहा है ना। तो कभी कभी मानसून कह सकता है, क्या मानसून कहेगा कि भाई अपनिच भगवान है, हम ही भगवान है जो आपको पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। फिर क्या है, व्हाट सॉल्यूशंस आर ऑफर्ड अगेंस्ट द इररेगुलर मानसून एज फार एज फार्मिंग इज कंसर्न। अब देखिए क्या सोल्यूशन होगा, अगर इरेगुलर वो आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको मल्टीपर्पज रिवर वैली स्कीम्स शुरू करनी पड़ेंगी। मल्टीपर्पज रिवर वैलीज में क्या होता है कि आप कैनाल इरिगेशन शुरू करोगे, आप डैम्स बनाओगे। ठीक है, आप डैम्स बनाओगे, फिर उसमें से कई सारे कैनाल्स बना दोगे, ताकि हर एरिया में पानी पहुंचाया जा सके। मान लीजिए अगर बारिश नहीं होती है तो, समझ गए, ये हो गया पॉइंट। मेंशन सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन सी फार्मिंग होती है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अभी इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो ये अलग से एक घंटे का लेक्चर जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप खाली अभी नाम समझ लीजिए, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ही है, नहीं होगा, आपको लग रहा होगा जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक वन शॉट वीडियो बना देंगे हर चैप्टर के ऊपर, तो आपको वो जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट बच रहा होगा, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, ह्यूमिड फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, शिफ्टिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, और भी कई टाइप की फार्मिंग। तो ये सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, मतलब जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आप करते हैं। ठीक है, अभी उनके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट ना हो सके तो थोड़े कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। बाकी आपने अभी इससे पहले हम लोग वन शॉर्ट सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे, अभी शॉर्ट है, अभी लॉन्ग में और आएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके बच रहे होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वाइज ड्राई फार्मिंग हम लोग ने वेरी शॉर्ट में पहले देख लिया था, ये वो एरियाज में होंगे जहां बहुत कम रेनफॉल होगी, वहां पे ड्राई फार्मिंग होगी। ये वेरी शॉर्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड्स में। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, फार्मिंग को कंबाइन करते हो कुछ और भी ऑक्यूपेशन से। और भी ऑक्यूपेशन जैसे कैटल रियरिंग, साथ में आप क्या कर रहे हो, जानवर जानवर को पाल रहे हो, चाहे वो आप गायों को पाल रहे हो या शीप्स को पाल रहे हो। ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो, है ना। तो उसको कैटल रियरिंग बोलते हैं। प्लस फ्रूट वेजिटेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बोल रहे हैं। फिर फिर क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो आप, सॉरी मुर्गियां पाल रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो। ठीक है, फिशिंग भी आता है उसी में। तो ये क्या है, मतलब मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिक्स कर रहे हो, एक ही चीज ना करके उसमें कई सारी चीजें मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे फार्मिंग होगी, यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एनिमल रियरिंग हो गया। तो मतलब आप क्या कह सकते हैं कि फार्मर्स को एक ही
क्या कहते हैं, मान लीजिए बारिश बारिश ना हुई, अगर अच्छी मानसून नहीं आया, तब भी क्या होगा, और भी सोर्सेज होंगे जहां से फार्मर्स क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि इनकी जो इनकम की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मिक्स फार्मिंग। ये लिखा है ना लास्ट पॉइंट, इट इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब कि और भी ऐड कर देगा सोर्स ऑफ इनकम में। मेंशन इन टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, याद करिए ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जब इंडिया को इंडिया में नए सीड्स आए थे 1960s के टाइम पे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कौन लेके आया था, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, नहीं सुना तो गूगल करिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि इंडिया में मिल्क, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन, कौन लेके आया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लेके आया। ठीक है, कुरियन, कुरियन का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो फिर वो भी जानिए आप। ठीक है, तो वही चीज है कि आप लोग को ये सब पता होना चाहिए कि भाई आपको खाली 10 तक तो थोड़ी ना देखना है, आपको आगे चल के 11 12 आगे चल के हायर स्टडीज देखनी, तो आपको अपने देश के बारे में, कंट्री के बारे में तो पता ही होना चाहिए, राइट, किसने क्या किया। तो वही चीज है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, पहली बात तो इंट्रोड्यूस हुए नए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम HYV सीड्स बोल रहे हैं। ठीक है, प्लस इंडिया में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ गया, किसमें, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। फिर आता है डिस्क्राइब एनी टू मेन फीचर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला, वेरी शॉर्ट, जब आप देख रहे होंगे वेरी शॉर्ट, जो पहली इससे पहले वाली वीडियो में था, तो वेरी शॉर्ट में हमने क्या देखा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये वो फार्मिंग होती है जो आप अपने लिए फार्मिंग कर रहे हो, मतलब आपने लगाया और आपने खा लिया अपनी फैमिली के लिए। तो क्या होगा, तो इसके दो फीचर क्या है, पहली चीज क्या है, वो अपने कंजम्पशन के लिए लेगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, क्योंकि इन फार्म्स का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, तो फार्मर क्या करता है, अपनी उसी की फैमिली काम करती है और वो अपने ही कंजम्पशन के लिए चावल, पल्सेस, राइस सब मिक्स करके लगा लेते हैं ताकि उनका काम चल जाए। व्हाट इज मेंट बाय प्लांटेशन क्रॉप्स या प्लांटेशन फार्मिंग, साफ साफ है, आपको बता दिया है। प्लांटेशन फार्मिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रबर वाला, है ना, वो वेरी शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा। रबर फार्मिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को उसी का पूरे एरिया में क्या करते हैं, लाइन पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगा देते हैं। आप मूवीज में देखते होंगे एक ही टाइप के एरिया पूरी गली में लगे हुए हैं, फिर उसके बगल पूरी गली में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्केल रख रख के लगाया हुआ है पेड़। वो कुछ नहीं है, वो प्लांटेशन फार्मिंग है। ठीक है, वो एकदम प्लान्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग एक लार्ज फार्म में होगा, एक जैसे मॉडर्न, मॉडर्न नहीं मॉडर्न होगा। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक एंड सेल्फ कंटेन यूनिट, ओनली वन क्रॉप आ गया ना, ओनली वन क्रॉप जो होगा उसको लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा। लार्ज स्केल पे क्या किया जाएगा, उसको लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा। अच्छा भाई, ठीक है, लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा ताकि क्या हो सके, आपको बहुत ही फायदा हो। बट क्या है, आप इसमें याद रखिएगा, अगर प्लांटेशन फार्मिंग होगी तो प्लांटेशन फार्मिंग में आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, पैसा बहुत लगेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेबर्स लगेंगे। दीज फार्म्स प्रोवाइड फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे अब लगातार आप पेपर, जैसे पेपर मेकिंग है, तो पेपर मेकिंग आपको पता है पेड़ का इस्तेमाल होता है पेपर मेकिंग में। और पेपर के लिए पेड़ को प्लांट ना किया जाए तो एक टाइम आएगा जब प्लांटेशन के लिए, सॉरी, आपकी कॉपी पेपर बुक्स के लिए जो पेपर है बचेगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, फिर लगातार आपकी प्लांटेशन होती है किसकी, जो जिस पेड़ से आपको पेपर मिलता है, पेपर पल्प मिलता है। ठीक है, तो उस पल्प से आपको पेपर बन जाता है। बट तो यही चीज है ये है कि प्लांटेशन फार्मिंग में जो आपका ट्री होगा, जो फार्मिंग होगी, वो क्या करेगी, किसी ना किसी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल जरूर प्रोवाइड कर रही होगी, ऐसे खाली नहीं आपने प्लांटेशन करती होगी। चलिए, मेंशन टू कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। मेन कैटेगरी क्या है, दो कैटेगरी है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, फूड ग्रेन और कमर्शियल क्रॉप। फूड ग्रेन वो होता है जो हम लोग अपने खाने पीने के लिए होता है, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस। कमर्शियल क्रॉप्स वो होंगी जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, अपने इकोनॉमी या इनकम लेवल या रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप कमर्शियल क्रॉप बोलोगे। तो कॉमन सेंस से कौन सी, जूट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब आता है व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन, नाम से पता चल रहा है किसको, आप रोटेट कर रहे हो एक चीज को। ठीक है, तो किसको रोटेट कर रहे हो, क्रॉप को रोटेट कर रहे हो। इसमें क्या होता है, जब ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। मतलब आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, यहाँ पे पहले व्हीट लगाया, इसका हार्वेस्टिंग कर दी, अब यहाँ पे आपने क्या व्हीट की जगह क्या लगा दिया, शुगर केन लगा दिया, फिर उसके बाद राइस लगा दिया।
ठीक है, फिर उसको चेंज करके फिर वापस से व्हीट, राइस, फिर शुगर केन की जगह पल्सेस लगा दी। तो ये क्या चीज है, इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, फायदा होता है। कैसे, क्रॉप रोटेशन में अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट को लगा रहे हो, याद करियो लेग्यूमिनस प्लांट पढ़ाया था, लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो आपके पल्सेस होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सॉइल को उसके नाइट्रोजन वापस दे देते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जैसे हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, प्लांट के लिए, सॉरी। ठीक है, सॉइल के लिए तो है ही, तो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे आपने पीस लगा दिया, मटर का दाना लगा दिया, बीन्स लगा दी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जो प्लांट है उनको जो आगे आप इसके बाद लगाओगे प्लांट, जैसे वीट लगा रहे हो, तो उसको नाइट्रोजन जमीन से मिलता रहे। तो एक तरीके से क्या है, आप कह सकते हो कि जो आपके पल्सेस हैं या बीन्स हैं या मटर है, ये क्या है, एक हेल्पिंग क्रॉप भी है। हेल्पिंग क्रॉप क्यों, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है आपकी जमीन को वापस से ग्रो करने के लिए, वापस अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, नाइट्रोजन वापस से बढ़ाने के लिए, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को जाके। अब बता, व्हाट इज जायद। जायद आपने पढ़ा होगा, दो हम लोग ने क्रॉपिंग सीजन पढ़े, कौन कौन से, एक था आपका राबी, एक था खारीफ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बैठते हैं हमारे जायद भाई साहब। जायद क्या क्रॉप होगी, ये वो क्रॉप्स होती हैं जो बीच के टाइम दोनों के, राबी के हार्वेस्टिंग और खरीफ के सोइंग के बीच में होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्रॉप होगी हमेशा, है ना, दोनों के बीच में होगी, क्योंकि मेन क्रॉप तो हमारी क्या है, जायद, वो सॉरी, राबी और खरीफ। So it is grown in the month of April, May and June, just after the rabi crop is harvested। वही बोल रहे थे ना, राबी जैसे हार्वेस्ट होगी, राबी की आपने फसल काटी, उसके बाद इनको लगा दोगे। ये ज्यादातर वो क्रॉप होगी जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि आपका कुकुम्बर, ठीक है, जैसे कि आपका वाटरमेलन, मेलन। ठीक है, इन सब में क्या होगा, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्रॉप्स कौन सी होती है, जायद क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, तो ये जायद क्रॉप्स हो गई। अब बात करें इसमें क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स ही लगाए जाएंगे ज्यादातर। ठीक, वेजिटेबल्स इसी टाइम लगाई जाती है। व्हाट इज मेंट बाय खारीफ एंड रबी क्रॉप, फाइनली आएगी आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बने, है ना, वाटर खारीफ, उसका सोन टाइम, सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम तो कहेंगे इनमें से ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, प्री बोर्ड्स में भी। तो खारीफ क्रॉप कौन होगी, कि वो होगी जो रेनी सीजन, हमने बताया था ना, समर सीजन के टाइम, और समर सीजन के बाद ही तो रेनी सीजन आता है। तो खारीफ क्रॉप में क्या होगा, ये रेनी सीजन के कमेंसमेंट आने के टाइम, जो कि जून में होगा, और हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट इसकी फसल कब काटी जाएगी, ऑटम सीजन, जो कि नवंबर में होगा। जैसे ही नवंबर में आपने फसल काटी, तो उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, राबी क्रॉप शुरू हो जाएगा। कब, देखिए राबी क्रॉप आपने अक्टूबर नवंबर में काटी, उसके बाद आपने राबी क्रॉप्स की फसल डाल दी, जिसमें आप नवंबर अक्टूबर नवंबर में आप लगाते हो, उसको हार्वेस्ट करोगे कब, मार्च और अप्रैल में। ठीक है, और अगर बोले खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है, तो खरीफ क्रॉप कॉमन है, राइस होगी। ठीक है, राइस और व्हीट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। व्हीट क्या है, राबी क्रॉप है। अब देखिए हम लोग ने पढ़ा है कि खरीफ क्रॉप वो होगी जो समर टाइम होगी, जो बारिश के टाइम होगी। तो और आप इससे ये जान लो, हमने पढ़ा है कि जो राइस है वो बहुत पानी लेती है, तो कॉमन सेंस से पानी बहुत कब होगा, समर के टाइम पे। तो आप ऐसे याद कर लो, खरीफ क्रॉप हमको पता है कि खरीफ क्रॉप का मतलब जो समर टाइम पे होगा, समर टाइम पे चाहिए बहुत बारिश, और बहुत पानी, बारिश मतलब बहुत पानी, और पानी चाहिए राइस को बहुत पानी चाहिए। वीट को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो उसको आप आराम से ठंडी में लगा लो। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। चलिए, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब राइस के लिए कौन सी कंडीशन बहुत जरूरी है, पहली चीज वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, गर्म क्लाइमेट होगा, और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, उमस भरा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी बढ़ाया ना कि राइस को क्या चाहिए, बहुत पानी चाहिए। फिर क्या है, इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए हमेशा 22 से 32 के बीच, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। क्योंकि बहुत टेम्परेचर होगा तो ये अच्छा प्रोडक्शन, ईल्ड बहुत ज्यादा करेगा। और ईल्ड कैसे नापते हैं, हम लोग ने पहले देखा है, ईल्ड नापा जाता है पर हेक्टेयर में, और एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, चलिए, अब इसमें टेम्परेचर हमेशा 25 के ऊपर होना चाहिए, और क्या कहते हैं, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, जो कि 150 से 300 सेंटीमीटर के ऊपर हो। अगर इतनी बारिश नहीं होगी तो भाई साहब को बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगा, बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होगी। ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब बहुत पानी आपको देना पड़ेगा, फिर आपको कैनाल्स के थ्रू देना पड़ेगा, ट्यूबवेल्स के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। फाइनली आपका जापानीज मेथड आ गया,
जो कि हम लोग ने वेरी शॉर्ट में देखा था कि जापानीज मेथड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में कि हमको जापानीज मेथड को प्रमोट करना चाहिए, किसमें, राइस कल्टीवेशन में। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, जापानीज मेथड की कुछ फीचर्स हैं। इसमें क्या होता है, एक तो पहली बात ये कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज करना पड़ेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सोइंग ऑफ सीड्स रेज्ड इन द नर्सरी बेड्स, मतलब एक छोटी सी नर्सरी में पहले आप क्या करोगे, खूब सारे वीड्स लगाओगे, सॉरी राइस लगाओगे, राइस के छोटे छोटे प्लांट, फिर जब ये हो जाएंगे तो उसको बड़े एरिया में ट्रांसफर कर दोगे। फिर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीड्स ना रो, एक पर्टिकुलर रो में ही लगाओगे। इससे क्या होगा, जिस रो में लगाओगे उसमें आप फर्टिलाइजर और वीडिंग बहुत आसानी से कर दोगे। आपको पता है कि इसी रो में आपके सारे प्लांट हैं, तो आप उठोगे और एक रो में आप सारे फर्टिलाइजर और वीडिंग कर दोगे। वीडिंग क्या होगा, ताकि आप इसमें वीड्स वीड्स मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो जंगली होते हैं, उनको काट दिया जाए। ठीक है, तो मैन्योरिंग इज डन सेवरल टाइम, जैसे मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, वो बार बार आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, while preparing seed beds before transplantation in the actual just before flowering of the rice plant, मतलब आप देख रहे हो 3 बार तो यहीं पे लिखा, आपको भी 3-4 बार करनी पड़ेगी क्या, इसमें मैन्योरिंग मतलब फर्टिलाइजर आपको लगाना पड़ेगा। इरिगेशन इज डन रेगुलरली टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। याद रखिएगा, ग्रोथ के पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये पानी बहुत मांगता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, राइस को बहुत पानी चाहिए भाई, बहुत पानी मांगता है। नाउ ब्रीफली डिस्कस द ट्रांसप्लांटिंग मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये हम लोगों ने वेरी शॉर्ट में पहले ही डिस्कस कर रखा है ना, आप उसको देखिएगा। आपको वैसे आपने वेरी शॉर्ट देखी होगी तभी तो आप शॉर्ट पे आए, तो वेरी शॉर्ट देख चुके हैं तो आपको आई थिंक आपको पता चल गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा था अपलैंड और लो लैंड ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो अपलैंड राइस कल्टीवेशन यहाँ आ गया। अपलैंड जो होगा, अपलैंड राइस कल्टीवेशन सोन विदाउट इरिगेशन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, द क्रॉप बिकेम मैच्योर विद इन 6 months। ठीक है, एंड द हार्वेस्टिंग टेक प्लेस इन सितंबर अक्टूबर। द वैरायटी ऑफ राइस डिपेंड्स ऑन नेचुरल रेन्स, इसमें क्या होता है, ये नेचुरल रेन पे डिपेंड करेगा एंड यूजुअली ग्रोन द हायर एलिवेशन। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कन्फाइंड टोटली टू लोकल कंजम्पशन। देखो क्या है, पहली चीज क्या, अपलैंड मतलब ये अपलैंड से पता चल रहा है ऐसी राइस कल्टीवेशन जो आप थोड़ी हाइट पे लगाओगे। ठीक, थोड़ी हाइट पे लगाओगे आसपास के एरिया से। तो इसमें क्या है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचुरल रेन पे, नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। और ये क्या है कि ज्यादातर अपने लोकल कंजम्पशन के लिए, मतलब सब्सिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब आपने एग्रीकल्चर ये अपलैंड राइस जो होगा वो आप किसके लिए लगा रहे होगे, अपने खुद के लिए लगा रहे हो। समझ गए, ये हो गया आपका अपलैंड। फिर आता है लोलैंड राइस। लोलैंड राइस ग्रोन इन द फ्लैट लोलैंड एरियाज वेयर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इरिगेशन। ये जो आप लोग खेत देखते हो इसको बोलते हैं लोलैंड इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ राइस। इसमें क्या होता है कि आप जमीन पे जो आप खेत देख रहे हो, एकदम ऐसा एरिया जो चारों तरफ एकदम बराबर है, और उस पर आपने क्या किया है, राइस लगाया, और एक्सटेंसिवली आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इरिगेशन कर रहे हो, बहुत पानी चाहिए इसको। लॉट ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग स्विंग है, अ गुड क्वालिटी ऑफ वेराइटी इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में भी। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होता है, आपको पता है, हम लोग ट्रांसप्लांटेशन मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोन इंडिया इज द लो लैंड राइस। इंडिया में ज्यादातर राइस जो होता है वो लो लैंड राइस ही है, क्योंकि अपलैंड राइस क्योंकि इतनी हाइट पे अगर आप लगाओगे तो कॉमन से थोड़ा पानी तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन एरिया में सारा राइस लगा के पूरे इंडिया का पेट भर देते हैं, वहां की भी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो वहां पे लगा देंगे। ठीक है, नेम द स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज अ कैश क्रॉप। ठीक है, व्हाट मेक्स राइस स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। देखो, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कैश क्रॉप की बात करें तो मतलब आया और हमने क्या किया, किसी चीज की, एग्रीकल्चर की, फार्मिंग की, और उसको बेच दिया। ठीक है, अपने कैश पैसे के लिए, जिसको बेच के तुरंत पैसा आ रहा हो, कैश क्रॉप हो गया एक तरीके से। या कमर्शियल क्रॉप होती है जिससे आप रेवेन्यू कमा रहे हो। ठीक है, इन पंजाब द फार्मर कल्टिवेट राइस एज अ कैश और कमर्शियल क्रॉप। राइस इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट गुजरात एंड राजस्थान। इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी राइस नहीं उगाया जाएगा। कौन कौन से, गुजरात और राजस्थान। इन 2 स्टेट्स के अलावा बाकी पूरे इंडिया में हर स्टेट में कहीं ना थोड़ा बहुत चावल लगाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ, पंजाब। सबसे ज्यादा पंजाब में ही, सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, मगर एज अ कैश क्रॉप सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पंजाब में होता है। ठीक है, राइस कैन फीड मोर पीपल एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी अदर फूड ग्रेन, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टेपल फूड क्रॉप। ठीक है, ऐसी फूड क्रॉप जो अगर उतनी अमाउंट में अगर कोई और फूड क्रॉप देखे तो उतना पेट लोगों का नहीं भरता जितना राइस पेट भरता है। चावल सबका पेट भर देता है। ठीक है, तो राइस को इसलिए क्या बोलते हैं, स्टेपल फूड क्रॉप। नाउ
गिव टू एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग राइस इन नर्सरीज। क्या होगा अगर हम नर्सरीज में लगाते हैं, नर्सरीज मतलब ये अगर आपका मेन एरिया है जहां पे आपको प्लांटेशन करना है, ठीक है, तो पहले आप छोटी सी नर्सरी लोगे, नर्सरी में आप क्या करोगे, छोटे छोटे प्लांट्स लगाओगे, जब वो प्लांट्स बड़े हो जाएंगे उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, इसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, और इससे क्या होगा आपकी ईल्ड जो आपकी पैदावार है वो 45% तक बढ़ सकती है, ठीक है। और इससे वाटर क्या होगा, इकोनॉमिकली सही तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया हमने लगाया और पानी बस चला दिया, इसमें क्या होगा आपने एक जगह लगाया अब उसको आप दूसरी जगह लगा रहे, अब वहां पर इरिगेशन करो, ठीक है, समझ गए। तो ये दो एडवांटेज है। व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। अब उन्होंने राइस देख लिया, अब वीट देखो, क्योंकि वीट क्या है, राबी क्रॉप है, तो कॉमन सेंस से इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, वीट वेयर द नॉर्मल टेम्परेचर इज बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब राबी क्रॉप मतलब ठंडी के टाइम तो टेम्परेचर क्या चाहिए 10 से 50। भाई एकदम ठंडा मत कर देना कि मान लो जीरो के पास लेके आ गए, जीरो के पास तो क्या हो गया, पूरा जो प्लांट है या जो पौधा है उसका राइस का, सॉरी वीट का, वही एकदम जम जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, फायदा ही नहीं, ठीक है। तो 10 से 15 डिग्री के बीच में क्या होना चाहिए आपका राबी क्रॉप का, आपके वीट का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 10 to 15 डिग्री, और बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए, बारिश कितनी चाहिए 50 to 100, और उसमें क्या चाहिए थे 300 से ऊपर, 300 तक बारिश चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है वो बहुत ही सुटेबल है किसके लिए, वीट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। वीट कल्टीवेशन के लिए क्या जरूरी है, और वार्म एंड सनी वेदर आर एसेंशियल फॉर द टाइम ऑफ राइपनिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी फसल जो है वो अच्छी हो, राइप मतलब कि अच्छे से पक जाए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो अब आपको वार्म थोड़ी गर्माहट और सूरज बहुत जरूरी है, और गर्माहट के लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरज, राइट, समझ गए। चलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है, पहली चीज क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि हमारा हो गया जैसे पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया। पहली चीज क्या है, लो विंटर टेम्परेचर, विंटर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम चला जाता है। फिर क्या है, 80 सेंटीमीटर रेनफॉल भी आ जाती है, विंटर रेनफॉल भी आ जाएगी। विंटर में हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, याद आ रहा है कि नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा था क्लाइमेट चैप्टर में, तो वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या कर रहा है, वो हमारे वीट को बहुत फायदा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, वो जो वीट को फायदा कर रहा है इसलिए उसके लिए क्या बोलते हैं, ये इसको लाइफ लाइफ दे रहा है एक तरीके से, किसको, हमारे वीट को, कब, विंटर्स में, कौन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये क्लाइमेट चैप्टर में हम लोग वैसे भी डिस्कस कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को आ ही क्या होगा। एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत है हमारे पंजाब और हरियाणा में, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोइंग मिलेट्स। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई मिलेट्स कौन सी हैं, ड्राई क्रॉप है, और ड्राई क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो कि ऐसे एरिया में लगाई जा सकती हैं जहां पे बहुत बारिश की जरूरत ना हो, बहुत पानी की जरूरत ना हो, तो एक तरीके से ये ड्राई क्रॉप है, राइट। तो ड्राई क्रॉप क्या होंगी ये, इसलिए मिलेट्स को क्या, मिलेट ही क्यों, आप किसको और किसको ड्राई क्रॉप बोलते हैं, आप पल्सेस को भी ड्राई क्रॉप बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको भी क्या है, ये सब ड्राउट रेजिस्टेंट होती है, ये लोग सूखे में भी उग जाएंगे, ठीक है, बस एक बार लगा दो, पानी दे दो हल्का, तो बस उसके बाद खत्म हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका, हम लोग वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ज्वार। अब देखिए ज्वार क्या है, ज्वार, एक तो ज्वार हम कह सकते हैं ये मिलेट है ना, और ज्वार जो है ये हर हर क्लाइमेट में, हर सॉइल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइम पे उगाया जा सकता है, ठीक है। ज्वार कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, हर सॉइल का अलग कंडीशन होगा और ज्वार बढ़िया होगा, मतलब कि ज्वार हमारे वो भैया हैं जो हर किसी के साथ क्या हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो जाएंगे, किसी और के साथ भी हो जाएंगे, किसी तीसरे के साथ भी हो जाएंगे, तो ज्वार भाई साहब वो है। सम वैराइटीज ऑफ ज्वार कैन बी ग्रोन इन 3 months whereas other takes as much as 5 months। कुछ ज्वार के वैरायटी ऐसी हैं जो 3 महीने में ही एकदम बढ़िया उग जाती है और हम उसको काट के यूज कर सकते हैं, तो कुछ होती है जो 5-5 महीने ले जाती है, ठीक है। तो ये ज्वार के साथ हो गया। फिर आफ्टर द हार्वेस्ट द स्टॉक्स आर यूज्ड एज द कैटल फॉडर एंड द ग्रेन इज यूज्ड फॉर द फूड मोस्टली बाय द पुअर। अब ये क्या, ज्वार को ज्यादातर क्या बोलते हैं, पुअर्स यूज करते हैं, अगर उनके पास क्या हो, वीट खरीदने का पैसा ना हो या और भी राइस खरीदने का पैसा ना हो, तो क्या होता है, वैसे तो गवर्नमेंट देती है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट उसने में क्या ही होता होगा उन गरीबों का, तो उससे क्या होता है, ये वो लोग ज्वार का इस्तेमाल करते हैं, ज्वार, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज यूज मोस्टली बाय द पुअर पीपल्स। चलो, अब धीरे धीरे क्या होगा, जब इंडिया डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो लोग भी इस्तेमाल करने लगेंगे हमारा वीट रेगुलरली ना,
राइस हो गया। चलिए, विच सीजन इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग बाजरा। ठीक है, बाजरा क्या है, ड्यूरिंग रेनी सीजन में होगा। ठीक है, रेनी सीजन में उगाया जाएगा। ये क्या होता है, जून, रेनी सीजन आपको पता कब होता है। और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है, बाजरे की रोटी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे क्या होता है, बाजरे को उगाया जाता है। ठीक है, बाजरा हो गया। एंड डू यू थिंक दैट द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस लैगिंग बिहाइंड इन द रीसेंट टाइम, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई योर व्यू। अब बोल रहे हैं कि भाई आप जो पल्सेस का कल्टीवेशन है इंडिया में, वो क्या पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों पीछे जा रहा है, आप इसके दो रीजन दीजिए। ठीक है, तो पहली बात, पल्स द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बिकॉज द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज फुलफिल्ड बाय इंपोर्टिंग पल्सेस। पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, वो क्या कैसे पूरा हो रहा है, पल्सेस का जो डिमांड और सप्लाई वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मान लो जैसे इंडिया में 500 केजीज पल्सेस की जरूरत है। ठीक है, और हम उगा रहे हैं 300 केजीज, 200 केजी बचा, हम क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट करे ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई, इससे क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है पल्सेस पे, है ना। प्लस पल्सेस का दूसरा कंडीशन क्या है, ये एक रोटेशन क्रॉप की तरह यूज किया जाता है, ना कि मेन क्रॉप। हम लोग पहले ही पढ़ चुके, पल्सेस क्या है, एक ड्राई क्रॉप है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही हल्के में ले लिए हैं, मगर है बहुत जरूरी, याद रखिएगा पल्सेस बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या कि पल्सेस क्या कर रहे हैं कि हम पल्सेस इसलिए लैग कर रहे हैं कल्टीवेशन में इंडिया में। पहली चीज क्या कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं, हमको लगता है यार इंपोर्ट कर लो ज्यादा अच्छा है, उसके लिए क्या ही लगाएं, उसकी जगह हम उस एरिया को इरिगेट करके हम व्हीट और राइस लगा लें। दूसरी चीज क्या है, इसको सिर्फ एक रोटेशन क्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि चलो ठीक है इस बार एक क्रॉप लगा ली, चलो ठीक है इस बार अरहर लगा लेते हैं, या उड़द लगा लेते हैं, ब्लैक वाली दाल लगा लेते हैं, येलो दाल लगा लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके से क्या है, रोटेशन क्रॉप है। तो हम लोग ज्यादा इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए। राइट नाउ, मेंशन सम कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोइंग शुगर केन। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया शुगर केन का भी। अब वही मैं कह रहा था ना कि भाई आपको बुक खोलने की, अब मुझे तो लगता है आपको वेरी शॉर्ट, जो आप लोगों ने पहले देखा था ये शॉर्ट हो गया, अभी लॉन्ग देखेंगे तो हमको लगता नहीं आपको बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हर टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको दे दिए। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन व्हीट और राइस का हम लोग ने पढ़ लिया, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ शुगर केन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, तो ये इन्हीं 3-4 में से जो होगा वो एग्जाम में आ जाता है, वो आप कर लोगे। शुगर केन क्या है, एक ट्रॉपिकल प्लांट है। आपको पता है ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो इट थ्राइव्स वेल वेयर द समर टेम्परेचर इज बिटवीन 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब इंडिया का हमेशा टेम्परेचर इसी के आसपास रहता है, इसके ऊपर जाता है, तो कॉमन सेंस है इंडिया में शुगर केन बहुत होगा। ठीक है, एंड द एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 100 टू 150 सेंटीमीटर, मतलब कि रेनफॉल भी इसको भी अच्छी का अच्छी चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, एंड इफ रेनफॉल इज लेस इरिगेशन बिकम्स एसेंशियल। अगर आपको शुगर केन की फसल आगे बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई आपको पहली बात तो इसको बहुत पानी चाहिए, तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज आपको अपने अच्छे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इसीलिए शुगर केन आप देखोगे उस एरियाज में उगाए जाते हैं जहां पे क्या होगा, जहां पे आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होगी, रिवर होगा, कैनाल होगा, या ट्यूबवेल्स अच्छे होंगे, या वाटर लेवल अच्छा होगा तो वेल से पानी बढ़िया, वेल से तो बहुत मुश्किल है बट ट्यूबवेल्स जहां पे होंगे बढ़िया, वहां पे आप देखोगे शुगर केन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, या शुगर केन उगाया जा रहा है। अब शुगर केन का ये एक प्रोसेस है रटून क्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर जब लाएंगे ना शुगर केन के ऊपर, तो उसमें देख लिया जाएगा कि कौन कौन सी क्रॉपिंग होती है। रटून क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें एक तरीके से आपका जो जो आगे ईल्ड होगी, मतलब आगे जो गन्ना होगा वो बहुत ही पतला होता है। ठीक है, लो, जो मतलब एक मेन हो गया, इसके बाद जो नया क्रॉप आएगा गन्ने का वो बहुत क्या होगा, बहुत ही थिन होगा, इसको बोलते हैं रटून क्रॉपिंग। ठीक है, और उसका शुगर कंटेंट भी क्या होगा, शुगर कंटेंट भी बहुत ही कम होगा। फिर इसमें क्या होता है, जब इसमें ये सब प्रॉब्लम्स है, प्लस इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। इसमें क्या होता है, पेस्ट, कीड़े, ठीक है, और इसमें बीमारियां भी हो जाती है। कभी कभी आप गन्ना देखते हो तो खाते खाते वो अंदर से रेड कलर का हो जाता है ना, वो क्या होता है, वो यही चीज है, तो उसमें डिजीजेस लग जाती है, फंगस लग जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हो जाता है, किसको, खाली ह्यूमंस को नहीं होता है भाई, हमारे गन्ने शुगर केन को भी होता है। नेम सम बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन एंड देयर यूजेस। अब शुगर केन इंडस्ट्री में या शुगर केन के कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। पहला है मोलासिस, जो हम पढ़ चुके हैं, मोलासिस जब शुगर प्रोडक्शन कर रहे थे, याद करिए, तो उसका क्या इस्तेमाल, शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, फर्टिलाइजर्स, रम। ठीक है,
ईस्ट, इन सबको बनाने में करता है। बिगैसी इसको बोलते हैं, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, पेपर, और पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या आप लोग कभी कभी देखते हो ना पेपर मेकिंग में आपको लगता है कि कुछ जब रजिस्टर्स खोलें तो उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं, तो क्या होते हैं, ये बिगैसी ही होता है। ठीक है, फिर प्रेस मड, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उसका प्रेस मड बना देते हैं, एक मड बना देते हैं। ठीक है, मेक टू मेक वैक्स, शू पॉलिश एंड कार्बन पेपर। ठीक है, ये भी इसका इस्तेमाल होता है। नाउ मेंशन सम कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्राउंडनट। लीजिए, अब ये चौथी क्रॉप आ गई जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या है आपको पता है ना, हम लोग ने पढ़ा था वेरी शॉर्ट में, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात। तो ग्राउंडनट सबसे ज्यादा कहां उगाया जाएगा, गुजरात में। ठीक है, तो ग्राउंडनट थ्राइव्स बेस्ट इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 22 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब ना ही बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ना ही बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो कॉमन सेंस है ये उस जगह पे होगा जहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। और क्लाइमेट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सी के पास जितने भी एरिया होंगे वहां पे क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो मॉडरेटिंग क्लाइमेट जहां होगा वहां पे आपको ग्राउंडनट मिल जाएगा। ठीक है, रेनफॉल भी 50 से 75 चाहिए, बहुत पानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ग्राउंडनट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल तो कॉमन सेंस है, गुजरात राजस्थान में सैंडी सॉइल भी मिल जाएगी। ठीक है, वार्म कोस्टल एरियाज विद हाई ह्यूमिडिटी आर आइडियल प्लेसेस। देखिए क्वेश्चन आ गया, आंसर में लिख किया कि वार्म कोस्टल एरियाज जो होंगे इंडिया में, जो वार्म कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आपको बढ़िया कंडीशन मिल जाएगा किसका, ग्राउंडनट लगाने का। तो अगर हम इसको मैप में देखें तो जैसे ये गुजरात है। ठीक है, तो इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में आपको पहली बात हम लोग ने पढ़ा है कि इस एरिया में आप, क्योंकि यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे क्या है, सी है। जब सी है तो आपको मॉडरेटिंग क्लाइमेट मिल जाएगा, तो टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा नहीं। तो ऊपर नीचे जाएगा नहीं तो बहुत बढ़िया कंडीशन है किसके लिए, बहुत बढ़िया कंडीशन है ग्राउंडनट लगाने के लिए। समझ गए, चलिए। Now what are the geographical conditions necessary for the growth of cultivation of groundnuts? ये तो हो ही गया। गिव 3 यूजेस ऑफ ग्राउंडनट, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ग्रोथ ऑफ कैस्टर प्लांट। अब कैस्टर प्लांट जो होता है, हम लोग इसके ऊपर खाली थोड़ी बहुत बातें की थी हम लोग ने वेरी शॉर्ट में। यहाँ देखिए क्या है, कैस्टर प्लांट नीड्स वार्म क्लाइमेट। इसको क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। दो इट इज ग्रोन बोथ एज अ खरीफ एंड अ रबी क्रॉप। ठीक है, कैस्टर प्लांट है, इसको रबी और खरीफ क्रॉप दोनों में उगाया जाता है। ठीक है, बट इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, वार्म चाहिए। ठीक है, in order to ensure the good germination of castor plant, large amount of moisture and rainfall is essential for the sowing period. It is grown well in the dry land where maize is cultivated. Castor plant grows at the height of 6 to 8 meters. ठीक है, मतलब कैस्टर इससे भी क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। आप लोगों ने पढ़ चुका है, कैस्टर ऑयल निकलता है। ठीक है, और क्या है, पहली बात दूसरी बात, ये ड्राई एरिया जहाँ पे आप क्या उगाते हो, मेज जिसको उगा सकते हो, वहां पे आप कैस्टर ऑयल भी उगा सकते हो। राइट, हाउ इज लाइन सीड ऑब्टेन एंड व्हाट इज इट यूज। ठीक है, लाइन सीड जो है ऑब्टेन फ्रॉम अ फाइबर प्लांट कॉल्ड फ्लैक्स। आप लोग फ्लैक्स सुनते हो गए ना, तो फ्लैक्स से क्या मिलता है, लाइन सीड ऑयल मिलता है। ठीक है, लाइन सीड ऑयल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग पेंट्स एंड वार्निशेस, ऑयल क्लोथ एंड प्रिंटिंग इंक। द फ्लैक्स फ्रॉम द प्लांट इज यूजफुल फॉर मेकिंग लिनोलियम। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक तरीके से आपका जो लिनसीड है वो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, जो पेंट हो गया, वार्निशेस हो गया। ठीक है, क्लोथिंग, ऑयल ऑयल क्लोथ। ठीक है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग जो होती है ना, प्रिंटिंग इंक आपके प्रिंटर्स में लगती है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है किसका, लिनसीड का। Now mention the condition necessary for the growing linseed and name the state where it is grown. ठीक है, अब याद रखिए हम लोग ने लिनसीड पढ़ लिया, हम लोग ने हर क्रॉप का एक तरीके से एग्रीकल्चर कंडीशंस पढ़ लिए। तो आपको तो इसी से अगर पॉइंट्स बना लें, इसको 3-4 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आपको बुक में क्या होगा, आपको बुक में ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे आंसर यहीं मिल गए आप लोग को एक तरीके से। लिनसीड इज अ ट्रॉपिकल प्लांट, जैसे आपका शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट। ठीक है, और ये कहाँ होगा, जहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, 20 डिग्री के आसपास रहे। एनुअल रेनफॉल इसकी 45 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रहे। ठीक है, और ये ज्यादातर मानसून के बाद उगाया जाएगा, मानसून के बाद उगाया जाएगा। ठीक है, एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन फरवरी एंड मार्च। जब इसको लगा देंगे तो फरवरी और मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होगा, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन सारे स्टेट्स में क्या होगा, आपका लिनसीड बहुत ज्यादा होगा। नेम द सीड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। ठीक, फ्लैक्स प्लांट में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिनसीड मिलता है ना, अभी ऊपर ही तो पढ़ा था यहाँ पे। ये देखिए, फ्लैक्स में कौन सा प्लांट मिल रहा है, लिनसीड ऑयल मिल रहा है बस। इट्स कमर्शियल यूजेस आर इट्स एक्सीलेंट ड्राइंग ऑयल फॉर पेंट्स,
ठीक है, सीजनिंग ऑफ वुड इन सब में इस्तेमाल होता है इसका, किसका, इस लिंसीड ऑयल का ना। व्हाट आर कॉटन सीड आप लोगों ने देखा होगा कॉटन में भी सीड्स निकलती है कि नहीं, जब आप कॉटन का पेड़ निकालोगे उसमें छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं, तो कॉटन सीड्स ऑयल भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या यूजेस होता है, इसका यूज होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो आप लोग वेजिटेबल ऑयल खा रहे होते हो ना, वनस्पति डालडा, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, उसमें यूज होता है। ठीक है, उसमें यूज होता है। और कहाँ यूज होगा, ठीक है, फार्मेसी में भी यूज होता है। ठीक है, फिर द ऑयल केक इज यूज फॉर कैटल फीड। ठीक, फार्मेसी मतलब क्या, दवा ववा बनाने में। फिर क्या है आपके कैटल फीड का भी काम करेगा ये। चलिए, नेक्स्ट इज द थ्री मेन यूजेस ऑफ सोयाबीन। अब सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन आप लोग खा रहे होते हैं ना, सोयाबरी है ना, तो न्यूट्रिला जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, द थ्री मेन यूजेस ऑफ सोयाबीन आर द एज अ फ्रेश वेजिटेबल फर्मेंटेड टू फॉर्म अ पेस्ट एंड सॉस लाइक सोया सॉस। आपकी सोया सॉस इसी से बनती है। ठीक है, अब तो सोया मिल्क भी आ गया है ना, सोया मिल्क पीते हैं हम लोग। तो एज एन ऑयल सोयाबीन इज यूज फॉर कुकिंग, सोयाबीन का ऑयल भी आता है। ठीक है, इसको एज आर्टिफिशियल मीट भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है जब आप एक सोयाबीन की पैकेट खाते हैं, उसमें लिखा उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कि उसमें उसी की क्वांटिटी के 2 या 3 गुना ज्यादा जो मीट होगा, जिसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, उससे ज्यादा उसमें प्रोटीन होता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल मीट की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में दो इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप की बात करें, एक है मूंगफली का तेल और दूसरा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ग्राउंडनट जो कि खरीफ क्रॉप है, यानी कि वो गर्मियों के टाइम पे लगाई जाएगी, ठंडियों के टाइम पे काट दी जाएगी। और मस्टर्ड जो कि रबी क्रॉप है, मतलब ठंडियों के टाइम पे लगाई जाएगी और गर्मियों के टाइम पे काट दी जाएगी। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें तो ग्राउंडनट हमको भी पता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात। मस्टर्ड की बात करें तो ये नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी हर जगह होता है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। गिव सम यूजेस ऑफ कोकोनट पाम। अब कोकोनट का जो पाम है उसका क्या यूज होगा, द फ्रेश कर्नल इज यूज फॉर द एडिबल पर्पस। तुमको ही पता है भैया, तुम आप क्या करते हो, गर्री के अंदर का जो फ्लैश वाला पार्ट होता है उसको क्या कर लेते हो, खा जाते हो ना, एडिबल पार्ट है। मगर ऐसा नहीं है, उसका और भी यूज होता है, कोकोनट ऑयल भी तो बनाते हो आप। ठीक है, तो नेचर कोपरा ऑयल, ऑयल के इसमें से क्या ऑयल भी निकलता है। ठीक है, द फाइबर इज यूज फॉर कॉयर। आप देखते होगे एक क्या कहते हैं, आप घरों में जब देखते हो बल्लियां, जो जब नए नए बल्लियां आती हैं, लगाए जाते हैं बल्लियां, जब घर बन रहा होता है तो उसको जो बांधते हैं ब्राउन कलर के एक धागे से, धागा नहीं होता, वो एक रस्सी होती है ना, वो जिसमें रेशे निकले होते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्रांग होती है, उसी से बनती है, कॉयर बोलते हैं उसको। ठीक है, द ट्रंक इज यूज फॉर, ठीक है, द ट्रंक इज, या फिर जूट का भी इस्तेमाल होता है उसमें। द ट्रंक इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, कॉमन से कंस्ट्रक्शन में लकड़ी का इस्तेमाल कर ही लेंगे हम। कोकोनट ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस, आपको भी पता है, बटर बनता है, सब कुछ बनता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग कोकोनट ट्री। कोकोनट, या मतलब कि अगर आपको कोकोनट ट्री लगाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि भाई आपको, आपका कोकोनट क्या है, ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया से बहुत बढ़िया होगा, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, 20 से 27 के बीच में होगा, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होगा। 20 से 27 का मतलब क्या है, ये 40s में नहीं जा रहा है। 40s मतलब क्या, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही कम है, बहुत हाई नहीं जा रहा, बहुत गर्मी नहीं हो रही, बहुत ठंडी भी नहीं हो रही। तो एवरेज टेम्परेचर क्या है, 20 से 27 के बीच में है, रेनफॉल बहुत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कोकोनट आप आराम से, सॉरी कोकोनट आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, कोकोनट रिक्वायर्स लूज पोरस सॉइल, ऐसी सॉइल जो पोरस हो, जिसमें आराम से क्या हो, पानी नीचे जा सके। सैंडी सॉइल along the seashore, mild sea breeze and ideal condition. It takes 5 to 10 years, 5 से 10 साल लगते हैं क्या, मैच्योर होने में, और फल देते हैं, मतलब कोकोनट देते हैं अगले 40 सालों तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया में आइडियल कंडीशन कहाँ पे है कोकोनट, कोकोनट लगाने की, तो अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर सदर्न पार्ट की बात करें, है ना, तो अगर ये सदर्न पार्ट है, तो सदर्न पार्ट की बात करें तो ये पूरा एरिया क्या है, कोकोनट फार्मिंग के लिए बढ़िया है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर भी रहेगा और प्लस सैंडी सॉइल भी है, लूज पोरस सॉइल भी है, तो ये बढ़िया जगह है किसके लिए, आपके कोकोनट प्लांटेशन के। मेंशन द कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए क्या जरूरी है, कॉटन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 20 से 35 के बीच में, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल भी होनी चाहिए, और सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ब्लैक सॉइल, क्योंकि इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉटन क्या है, कॉटन जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है ना, ट्रॉपिकल प्लांट। और कौन सा है, शुगर केन भी ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है,
और इसको क्या चाहिए, जहां पे इन एरियाज विद प्रेसिपिटेशन इनसफिशिएंट कॉटन कैन बी ग्रोन विद हेल्प ऑफ इरिगेशन, मतलब जहां पे बारिश नहीं हो रही, मतलब जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी आपको प्रेजेंट है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, कॉटन को लगा सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट देयर शुड बी अबंडेंस इन सनशाइन। याद रखिएगा, जब भी कॉटन से कॉटन निकल रहा होगा, ग्रोथ हो रही होगी, तो सनशाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सूरज निकलने चाहिए, ऐसा नहीं ठंडक पड़ जाए सूरज निकल ही नहीं रहा, तो आपकी कॉटन की जो प्लांटेशन है वो खराब हो सकती है। इन व्हाट वेज डज द कॉटन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? कॉटन इंडस्ट्री का इंडिया की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉटन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपका रुई का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। ठीक है, चलिए, क्यों कॉटन इंडस्ट्री क्या है, इंडिया के लिए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। ठीक है, इंडिया को बहुत सारा कॉटन जो होता है वो इंडिया का फॉरेन चला जाता है, जिससे इंडिया को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर मिलता है, रुपया मिलता है। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत पैसा दिलवाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर क्या है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है, वो इसमें एम्प्लॉय काम कर रही होती है। ठीक है, फिर क्या है, सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कॉटन इंडस्ट्री जो होती है कई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, खाली कपड़े के लिए नहीं, केमिकल इंडस्ट्री में भी काम आएगी, पैकेजिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी काम आएगी। तो एक तरीके से आपका क्या है, कॉटन इंडस्ट्री बहुत यूजफुल है। मेंशन सम यूजेस ऑफ जूट, आप पढ़ चुके हो जूट का क्या मतलब, उससे बैग्स बनाते हो। ठीक है, ये पढ़ चुके आप लोग, वेरी शॉर्ट में पढ़ चुके, फिर क्या पढ़े। ठीक है, चलिए 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 चलिए, नीचे आ गए नीचे आ गए नीचे आ गए, हाँ ये रहा। चलिए, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट, हम लोग पढ़ चुके हैं। जूट प्लांट क्या है, हॉट, जहां पे ऐसा टेम्परेचर जहां पे बहुत गर्मी हो रही होगी, ठीक है, वहां पे उगेगा। ठीक है, ग्रोथ बेस्ट इन एरियाज हैविंग मिनिमम टेम्परेचर 27 होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो 27 डिग्री होता है वो मिनिमम है, मैक्सिमम जहां तक लेके चले जाओ भाई 50 तक लेके चलो बहुत बढ़िया क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, रेनफॉल शुड बी बिटवीन 170 टू 250, याद रखिएगा बहुत रेनफॉल। दो वेजिटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक है हमारा राइस जो 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मांग रहा है, ये 270 मांग रहा है, समझ रहे हो। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत पानी चाहिए, किसके लिए, आपको इसमें से जूट निकालने से। याद करिए, हम लोगों ने जूट का एक प्रोसेस पढ़ा था वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक, वाई इज जूट कॉल्ड अ ब्राउन पेपर ऑफ द होल सेल ट्रेड? ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिए, जूट को गोल्डन फाइबर तो बोलते ही है, क्योंकि जूट को ब्राउन पेपर बैग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने भी ब्राउन पेपर बैग देखोगे वो जूट से बने होंगे। ठीक है, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ jute fabric, sackcloth for wrapping bales of cotton and wool and rice and wheat and sugar, जितने आप देखोगे ना जूट के ही वो बोरे होंगे, जिसमें आपके ये राइस वाइस जब आता है तो वो किस में आता है, ये जूट का ही बैग होता है, वो ब्राउन कलर का जो होता है। ठीक है, मेंशन कंडीशन फॉर रबर प्लांटेशन, ये हम लोग वेरी शॉर्ट में भी देख चुके हैं ना। एनुअल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेनफॉल जो होती है, मतलब इन सब के ऊपर अगर पूछा जाए तो कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी रेनफॉल होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इक्वेटोरियल एरियाज में होगा टेम्परेचर 25 से ऊपर ही होना चाहिए, कभी भी 21 के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी रिवर की प्लांटेशन खराब हो सकती है, सॉरी रबर की प्लांटेशन। ठीक है, हैवी रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल चाहिए। ये हो गया। रबर थ्राइव्स इन एरियाज विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज आर लो, मतलब आपकी रबर प्लांटेशन वहीं पे अच्छी होगी जहां पे जो आपका टेम्परेचर है उसका वेरिएशन बहुत कम है। वेरिएशन मतलब जो टेम्परेचर एकदम से हाई है एकदम से लो, ये बहुत ज्यादा ना हो, एकदम मॉडरेट रहे। 27 है तो 27, 28, 29 ऐसा रहे। ठीक है, तो ऐसा रहे, मतलब कि इसको वेरी मत, ज्यादा वेरी ना हो, तो आपकी क्रॉप बहुत बढ़िया होगी रबर की। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं कि आपको रबर के लिए आपकी जो क्रॉप क्रॉप का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैपिंग, विद विच क्रॉप टर्म इज एसोसिएटेड? याद रखिएगा कि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में कि टैपिंग क्या है और ये किस क्रॉप से मिलता या किस क्रॉप में यूज होता है ये टर्म। तो व्हेन द रबर प्लांट मैच्योर्स इनटू 8 to 7 to 8 years दे आर टैप्ड बाय रबर सैप। ठीक है, उसमें क्या होता है, वी शेप कट लगा दिया जाता है पेड़ में। आप लोगों ने देखा होगा वो कुछ फोटोज तो देखी होंगी वाले, जिसमें क्या होता है, एक रबड़ का पेड़ होगा, है ना, रबड़ का पेड़ होगा और एक हल्का सा यहाँ कट लगा के, यहाँ से कट लगा के एक
एक छोटा सा कंटेनर बना देंगे, उसमें वो रबर आ रही होगी ना, उसमें वो रबर क्या हो रही होगी, उसमें रबर गिर रहा होगा व्हाइट कलर का। यही चीज, इसको टैपिंग बोलते हैं। इसमें वी शेप का कट लगा देते हैं पेड़ में, ठीक है। और एक पॉट लगा देंगे छोटा सा, छोटा सा, और उसमें क्या करेंगे, ट्रंक के अराउंड उसमें उसी टिप ऑफ द कट, और फिर क्या होगा, इट इज नोन एज टैपिंग। द टर्म इज यूज्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल, इसमें से जो निकल रहा होता है व्हाइट लिक्विड, वही होगा आपका क्या, नेचुरल रबर। समझ गए। स्टेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ टी फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिर वही चीज आ गई, हम लोग ने प्रोसेस पहले ही पढ़े हैं। पहली चीज क्या है, प्लकिंग, फिर होता है विथरिंग, फिर होता है रोलिंग। प्लकिंग में क्या होगा, इसमें आप जो लीव्स हैं वो एकदम सही से उठाओगे, अच्छी लीव्स होंगी उनको उठाओगे। विथरिंग में होगा कि, विथरिंग में क्या होगा कि आप क्या करते हो, जो टी लीव्स हैं, टी की पत्तियां, उनको ऐसा रखोगे कि उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, सुखाते हुए एक तरीके से। ठीक है, फिर उनको रोलिंग, रोलिंग में क्या होता है, उसको आप क्या करते हो, रोलिंग में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हो, ब्रेकिंग ऑफ द लीव्स। फिर आपका, फिर उसका क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाती है टी की, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं, इसीलिए उसको चाय की पत्ती बोलते हैं, चाय पत्ती। मेंशन सम कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ टी प्लांट। टी प्लांटेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होना चाहिए, स्लैंट हाइट पे होना चाहिए, और ऐसी एरिया में होता है जो वेल ड्रेन्ड हो, पानी रुके नहीं, ठीक है, टेम्परेट रीजन में होना चाहिए। तो ये आप लोग को पढ़ ही चुके हो टी प्लांटेशन, आप लोग वेरी शॉर्ट में। ठीक है, एक बार देख लो चाहे। ठीक है, बोला था ना, मतलब पानी नहीं रुकना चाहिए, तो वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग ऐसी एरिया जहाँ पे वाटर रुक रहा हो, वो बिल्कुल इंजूरियस है टी प्लांटेशन के लिए एकदम। अगर हुआ तो पूरा प्लांट खराब। या फ्रॉस्ट, अगर भाई वो पड़ गया या क्या, कि ठंडी के टाइम पे क्या हुआ, इतनी ठंडक पड़ गई कि पानी जमने लगा, ठीक है, जो पानी गिर रहा है, तो क्या होगा फिर जो लीव्स हैं, लीव्स के रूट्स हैं, प्लांट के रूट्स हैं, वो क्या होना, बर्स्ट होने लगेंगे, तो वो खराब हो जाएगी अभी पूरी प्लांटेशन। ठीक है, व्हाट आर द टी रिक्वायरमेंट फॉर सॉइल एंड, मतलब कि टी को कौन सी सॉइल चाहिए, तो टी नीड्स अ सॉइल विच इज गुड इन नाइट्रोजन, ऐसी सॉइल जिसमें खूब नाइट्रोजन हो, ठीक है, और लिटिल आयरन इज इन द सॉइल प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप। अगर आयरन है, जैसे आयरन आपकी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है, उसी तरीके वो कहाँ से मिलता है, स्पिनच से मिलता है, पालक से मिलता है ना, वैसे ही ये लिटिल आयरन जो है वो अगर आपकी टी क्रॉप को मिल रहा है तो आपकी टी क्रॉप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, स्टेट सम प्रॉब्लम्स ऑफ द टी इंडस्ट्री। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, पहली चीज क्या है, इनॉर्मस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत है, जब भी आप लगाओगे आप अपने टी का, तो भाई याद रखिएगा आपका पैसा बहुत लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कॉम्पिटिटर बहुत है भाई। इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ी, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चाय पत्ती लगाई जा रही है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, जैसे केनिया, श्रीलंका, जापान, ये सब क्या है, ये बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है इंडिया के टी एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड में इनकी भी टी बिक रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। विद द रेफरेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टी इन द साउथ इंडिया, नेम वन इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो ये क्या है, एक तरीके से मैपिंग में भी यूज हो सकता है। ठीक, कि कौन से एरिया में आपकी टी कल्टीवेशन होता है। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो, दूसरे पन से बनाते हैं। ठीक है, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कहा, हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि केरला, तमिलनाडु, इन सब एरियाज में क्या होता है, आपका टी कल्टीवेशन होता है। ठीक है, ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे टी कल्टीवेशन होता है, तो यहाँ पे क्या है, अन्नामलाई हिल्स, इस जगह पे आप क्या देखोगे, अंदर देख लीजिए आप, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स हो गया। ठीक है, तो अन्नामलाई हिल्स में क्या देखेंगे आप, टी ग्रोइंग एरिया। एक सेकंड, चलिए चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, ठीक, तो अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो ये अन्नामलाई हिल्स हो गया। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स। ना नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, कहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट होता है ये आपका, एक्सपोर्ट होता है, ये आपका एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं कोचिन पोर्ट। ठीक है, कौन सा पोर्ट, कोचिन पोर्ट। After the tea is picked up, it has to go through various states of processing. Name any two of the first four stages. भाई हम लोग ने कई स्टेजेस पढ़ लिए, कई स्टेजेस क्या पढ़ लिए, कई स्टेजेस पढ़े हैं कि टी जब बनता है तो प्लक होने से लेके बेचने, एक्सपोर्ट होने तक कई प्रोसेस होते हैं ना, तो उनमें से दो पूछा है।
तो दो कौन से हैं, विदरिंग और रोलिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं विदरिंग और रोलिंग क्या होता है, ठीक है। विदरिंग में क्या होता है, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट खत्म करते हैं। रोलिंग में क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज क्लोनल प्लांटिंग, ठीक है। क्लोनल, क्लोनल से आप एक टर्म समझो, क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, एकदम कॉपी, ठीक है। तो क्लोनल प्लांटिंग क्या होता है, कटिंग आर टेकन फ्रॉम द टी प्लांट नोन फॉर स्पेशल क्वालिटी एंड फ्लेवर कॉल्ड द मदर प्लांट and then grown so as to produce a tea shrub. They are first grown in the nurseries for a year and they are about 20 centimeters. They are transplanted to the main tea garden. Same वही चीज। अब क्लोन हम लोग ने पढ़ा है, साइंस में भी आप लोग बहुत पढ़ते हो। क्लोन का मतलब क्या होता है, मूवीज देखते हो फिक्शन वाली, उसमें क्या होता है, जैसा मैं वैसे एक और मेरा कॉपी कर दो, वो क्लोन हो गया मेरा। तो वैसे क्या होगा, अगर मान लो आपको लगा कोई एक ऐसा प्लांट है टी का जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जो अच्छा फ्लेवर भी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक पार्ट को काट लेंगे और उसको एक नर्सरी में क्या करेंगे, फिर उसको उगाएंगे। और जब वो 20 सेंटीमीटर हाइट का हो जाएगा, फिर उसको लेके आके प्लांटेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसको क्लोनल प्लांटिंग बोलते हैं, कि जो आपको लगा कि ये क्रॉप बहुत बढ़िया है, ये प्लांट बहुत बढ़िया है, इस प्लांट से अच्छी लीव्स आ रही हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, उसी के लीव पार्ट को कट करेंगे, उसको कहीं और प्लांट करेंगे। जब वो उग जाएगा 20 सेंटीमीटर या उससे ऊपर हो जाएगा, उसको वहां से उठाएंगे और वापस से लगा देंगे आके जहाँ पे पुरानी पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। इसी को क्लोनल प्लांटिंग बोलते हैं, समझ गए। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट। अब कॉफी प्लांट के लिए क्या चाहिए, देखिए कॉफी प्लांट के लिए याद रखिएगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, द प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्स 125 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट क्या करेगा, 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपकी रेनफॉल होनी चाहिए और टेम्परेचर का होना चाहिए 18 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी आपको हाई चाहिए, ठीक है, प्लस आपको रेनफॉल भी क्या चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ऐसा नहीं पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, थ्रू आउट द ईयर ऐसा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब कॉफी प्लांटेशन पूछा जाता है कि ये हमेशा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही क्यों कंसंट्रेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीबीएसई सॉरी आईसीएससी में आपका क्या होता है कि आईसीएससी में पूछा जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, व्हाई, गिव रीजन। तो कॉफी प्लांट क्या है, कॉफी प्लांट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर। पहली बात, एक हायर टेम्परेचर चाहिए। देन टी प्लांट, टी प्लांट्स को टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेट वाला चाहिए, याद रखिएगा। मगर कॉफी क्या है, ट्रॉपिकल बोल सकते हैं, उसको टेम्परेचर क्या चाहिए, थोड़ा हाई चाहिए। इट इज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। जहां हल्के से ठंडक पड़ी, फ्रॉस्ट पड़ा, क्या होगा भैया, आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी। साउथ इंडिया इज देयरफॉर मोर सुटेबल फॉर कॉफी प्लांटेशन बिकॉज उसकी लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल एरिया में और इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास है तो कॉमन सेंस है, इक्वेटर में के पास क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, भैया फ्रॉस्ट तो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो वहां से कोल्ड से बच जाएगा। इस वजह से क्या होता है, द एंटायर इंडियन कॉफी इज प्रोड्यूस विद द प्लांटेशन ऑफ नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स और कर्नाटका इज द लीडर प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि भाई इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है किसको, कॉफी को। और हम लोग ने वेरी शॉर्ट में शायद देखा था कि कौन सा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, तो कर्नाटका है। और कर्नाटका कौन सा, बाबा बुदान हिल्स, राइट। चलिए, स्टेट एनी टू प्रॉब्लम्स फेस द कॉफी कल्टीवेटर्स। कौन सी प्रॉब्लम्स है, पहली चीज तो भाई देखिए, प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करता है, कभी क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस जैसी होंगी वैसा ही प्रोडक्शन होगा। गलती से अगर बारिश ऊपर नीचे हो गई, या मान लीजिए हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो गया या हल्का सा टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, या फ्रॉस्ट, मतलब फ्रॉस्ट तो नहीं पड़ेगा मान लीजिए ना, तो अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ खराब हो गया, कुछ और फैक्टर्स हो गए, बीमारी आ गई कोई, तो उससे क्या होगा, एक ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बीमारी किसकी, ह्यूमंस की नहीं, प्लांट में बीमारी होती है ना, तो प्लांट्स में आ गया। फिर दूसरा चीज क्या है, बहुत ही स्टिफ कंपटीशन मिलता है कि कहाँ से, भाई कंट्रीज लाइक केनिया एंड ब्राजील, आपको पता है कि बहुत अच्छी कॉफी बनाई जाती है आपके अफ्रीकन कंट्रीज में भी और ब्राजील में भी, ठीक है। तो वहां से आपको कंपटीशन बहुत मिल रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है किसकी, कॉफी की। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क इन इंडिया। अब कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो जरूरी है इंडिया में सिल्क लगाने, ठीक, सिल्क प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम वर्म कॉल्ड सिल्क वर्म, ठीक है, विच फीड्स ऑन द मलबरी लीव्स। वो क्या होता है, मलबरी का एक पेड़ होता है, शहतूत बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, मलबरी लीव्स में वो रहता है। वहां से वो क्या करता है, अपना खाना पीना खाता है और फिर क्या करता है, फिर उसमें से
ककून बनता है, ये तो आप लोगों को पता है ना। ककून से फिर आप क्या निकालते हो, उसको कुछ दिन रखते हो, फिर ककून से आप निकाल दो, सिल्क निकाल लेते हो, वो अलग चीज है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। फिर क्या है कि लेबर ऑल्सो मीट चीप सो दैट द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसमें क्या है, आपको जो लेबर मिलेगा वो क्या मिलता है, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क वॉर्म एंड अनवाइंडिंग ऑफ फाइबर फ्रॉम द ककून विच रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। पहली चीज क्या है कि आप ककून से जब वो निकालते हो, क्या सिल्क निकाल रहे होते हो, उसके लिए जो लेबर होता है वो बहुत सस्ता मिल जाएगा। कई बार क्या होता है घरों में लोग कर लेते हैं, तो क्या है इसमें आप क्या है, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं सिल्क कल्टीवेशन, है ना। चलिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब घरों के पीछे ही कर रहे ले लो। नाउ मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग स्टेटिंग टू एग्जांपल। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग का क्या है, एक सिंगल क्रॉप लगाई जाएगी, आपको भी पता है सिंगल क्रॉप क्या होगी, एक ही टाइप की क्रॉप को पूरे एरिया में लगा दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉप, इसी को आप प्लांटेशन फार्मिंग बोलेंगे। इट इज अ लेबर इंटेंसिव मेथड, इसमें क्या है, लेबर, बहुत लेबर चाहिए होगा इसमें। ठीक है, एंड रिक्वायर्स एक्सीलेंट मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, तो जो आपकी प्लांटेशन फार्मिंग होगी उसमें आपका इंटेंसिव, पहली चीज क्या, पहली चीज ये है कि एक सिंगल क्रॉप लगाई जाएगी, एक सिंगल क्रॉप लगाई। दूसरी चीज क्या है, इसमें लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, इसमें लेबर्स लगेंगे आपके काफी, क्योंकि आप भाई बहुत ज्यादा बड़े एरिया में क्या कर रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो। ठीक है, और आपकी मैनेजरिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको इतने लेबर्स को मैनेज करना है, इतने बड़े एरिया को मैनेज करना है, प्लांटेशन को मैनेज करना है। ठीक है, किसकी किसकी होती है, टी की होती है, कॉफी की होती है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,